हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर है 23, 24, 25 एंड 26। और जो चैप्टर है ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। फिजिकल के एक चैप्टर्स और बचे हैं, उसको हम लोग कर लेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं सोच रहा हूँ कि दोनों साथ में कराऊंगा। किसी दिन ऑर्गेनिक करा दूंगा, किसी दिन इनऑर्गेनिक, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग से टाइम रहेगा मेरे पास। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मान के चलो कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही मतलब आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है, तो अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है जो 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या था कि फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 गैस और प्लस 3H2 और इज इक्वल टू 2NH3 गैस था, तो बताना था कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा। और ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ पे देखो सब कुछ ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे जो नीचे आता है वो क्या आता है, स्टोइकियोमेट्री आता है। तो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। नीचे नीचे में क्या होता है, इसका स्टोइकियोमेट्री आ गया। तो देखो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा है 3H2, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हो सकता है 3H2 और 1 इतना, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर होगा, ठीक है, इसका बी आंसर होगा। और कोई ऑप्शन चेक कर सकते हैं, क्या ये वाला हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, देखो। तो इसमें 2 आंसर दिए हैं, ठीक है, इसमें 2 आंसर दिए हैं, एक बार चेक कर लेना। इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड हमारा क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे दिया है रेट ऑफ रिएक्शन किसका, 2N2O5 का गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2 कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमको दिए हैं क्या कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू होता है KN2O5। इसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, सॉरी ये अपीरियंस है, इज इक्वल टू KN2O5 है। इसी तरीके इसका रेट ऑफ अपीयरेंस इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिंगल डैश है, यहाँ पे तो केवल कांस्टेंट था, यहाँ पे K डैश है और K डबल डैश है, ठीक है। तो पहले तो इसका हम लोग रेट ला लिखेंगे। रेट ला क्या है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके यहाँ पे नीचे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे गायब है। तो DN2O5/dt है, यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, ओके। और इक्वल टू प्लस 1/4 लिख देंगे, और यहाँ पे DNO2/dt, ठीक है, इतना हो गया। अब सोचो इसको, यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके दर पे, देखो इस वाले प्लेस के दर पे, इतने के दर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, KN2O5 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, लिखो मैं लिखता हूँ हाफ KN2O5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके देखो ये हो गया। अभी NO2/dt हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, यहाँ पे लिखो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा देखो, इसके तरफ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, K डैश N2O5 हो गया, यहाँ पे डैश है। और इसी तरीके से ये सब इक्वल होते हैं किसके, यहाँ पे देखो इसके तरफ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, K डबल डैश N2O5। इसको मैं इधर लेता आता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो देखो क्या हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इस K डैश और के में और K डैश में कंपेयर करना हो, तो देखो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। और 2 से 2 काट दो, ठीक है। तो K डैश जो है 2K के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा है, K डैश 2K के बराबर है। यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। यदि मैं K डैश और ये K डैश K डबल डैश की बात करें, तो K डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4K डबल डैश, ठीक है। इसका कंपेयर हो गया। एक बार K और K डैश K डबल डैश का कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसका और इसका कंपेयर करते हैं, तो हो जाएगा K इज इक्वल टू 2K डबल डैश। तो K इज इक्वल टू, देखो K K इज इक्वल टू 2K डबल डैश है, तो K डबल डैश इज इक्वल टू क्या है, 2K हो जाएगा। तो हमारा सी आंसर होना चाहिए, दूसरे का आंसर जो होना चाहिए हमारा सी होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं K इक्वल टू डैश, यहाँ पे K डैश इज इक्वल टू बोल रहे हैं K/2, K डबल डैश इज इक्वल टू K/2 होगा। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो गलत हो जा रहा है, इसको मैं सही करता हूँ, हमारा ये आंसर नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखो ये वाला तो इतना सही है, ये वाला सही है। इसको करते हैं, यहाँ पे K डैश इज इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू 2K है,
तो के डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा, सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा आंसर। ओके, थर्ड वाला करते हैं। यहाँ पे देखो बोला कि फॉर द रिएक्शन N2O5 गिव्स आउट 2NO2 प्लस हाफ O2, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यहाँ पे देखो N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है, कितना दिया है, 6.25 × 10⁻³ दिया है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन। तो देखो ये भी वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे सबकी वैल्यू अब रखनी है, तो इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। और ऐसे सेम यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे सब कुछ मैं कर दिया हूँ। क्या बोला है कि N2 है और इसका रेट ऑफ, पहले डिसअपीयरेंस लिख लेना इन सब का। देखो इसका बोला है रेट ऑफ अपीयरेंस, कितना दिया है, इतना दे दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करो। चलो इसको मैं बता देता हूँ, पहले क्या करोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे हमारा, इसको गायब करो, ये फर्जी आ गया। देखो ये जो है NH3/dt है, ये क्या हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अभी लिखना है इसका, इस पूरे का। तो बोला द वैल्यू ऑफ इसका बताना है, तो पहले सबका लिख लेते हैं हम लोग, सबका लिख लेते हैं। तो क्या होगा, ये माइनस लिख लो, dN2/dt हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 dH2/dt हो गया। इसी तरीके से इसका लिख लो 1/2 dNH3 अपन क्या हो गया dt। ओके, अब देखो dNH3/dt इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसके इज इक्वल टू लिखा है 1/2 के इज इक्वल टू नहीं, और किसके इज इक्वल टू बताना है हमको, ये बताना है, इतना इज इक्वल टू बताना है। तो यहाँ पे हो गया 1/, पहले 3 लिख लो, और ये इज इक्वल टू हमको बताना है dH2/dt कर दो, और यहाँ पे हाफ हो गया, और ये वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁴, ये कट गया, तो 3 × 10⁻⁴ आ जाएगा। तो आंसर कौन सा है, डी हो जाएगा। तो 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तीसरे का मैं आंसर बता देता हूँ, ऐसे ये भी करना है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, होमवर्क है, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करना। तुम लोग कमेंट करते नहीं हो यार, कमेंट करके जाना आपकी बार। 5वें नंबर का देखो क्वेश्चन, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी और काफ़ी अच्छा है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलो देखते हैं, यहाँ पे दोनों डबल हो गया है वैसे ही। चलो देखते हैं क्या करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, छोड़ो उसको, देखो कैसे करना है, ठीक। कभी भी दिया रहेगा इस तरह से, बोला कि H2 + Y2 इक्वल टू गिव्स आउट 2XY इज गिवन बिलो, ठीक है। तो बताना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। कभी कभी हमको एक रिएक्शन दे करके, मान लो हमको उसके स्टोइकियोमेट्रिक, सॉरी उसका जो ऑर्डर का वैल्यू दिया होता है एक्स और वाई का, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, आंसर बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको लाना है पहले इक्वेशन, तब ऐड करके तब बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको 3 इक्वेशन दिया है, ये तो रिएक्शन दे दिया और इसका इक्वेशन दिया है, फास्ट स्लो स्लो, ठीक है। फास्ट स्लो फास्ट है, तो हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े थे अभी जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे, तो वहाँ पे मैं बताया था कि जो हम लोग का स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किससे लिखते हैं, स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो हमारा स्लो स्टेप कौन सा है, ये है। तो इससे हम लोग लिखेंगे क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा यही है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए हम लोग क्या लिखते थे, आर इज इक्वल टू एक्स, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स और वाई के, देखो लिखा है इसलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स और y2 के। तो उसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक्स और y2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इक्विलिब्रियम लिखना है, सोचो इससे भी ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसको लेंगे, इसको ले कि इसको लें। देखो अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे देखूंगा इस वाले इक्विलिब्रियम में, देखो मेरा एक्स और y2 आ रहा है। यहाँ से लोगे तो तुमको एक वेरिएबल y मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम हटा नहीं पाओगे, जबकि y2 को हम लोग हटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे y2 भी है हमारा। तो इसको यहाँ से लेंगे, इस वाले को x2 की इधर पे कभी हम लोग लिख लेंगे। तो इसका इक्विलिब्रियम इसलिए मैं इसको लिया हूँ, के इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट अपॉन ये इसका रिएक्टेंट, सॉरी हम लोग जो पढ़ते थे, हम लोग के इक्विलिब्रियम क्या पढ़ते थे, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का देखो एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू निकाली है, तो ये कुछ वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ले जाके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। देखो रख दिया है, तो एक पूरा फार्मूला बन के आया के, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम लोग क्या निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है उसका वो वैल्यू कांस्टेंट है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम बोलेंगे x2 पे कितना है, हाफ है, और y2 पे कितना है, 1 है। तो ऐड कर लो 1 और हाफ, तो कितना आ गया 1.5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.5। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। जो क्वेश्चन 6 नंबर का है, क्वेश्चन क्या है,
कि द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन द टंगस्टन एट लो प्रेशर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज बिकॉज द, पूछ रहा है जो डिकम्पोजिशन हम लोग फॉस्फीन का पढ़ते हैं टंगस्टन पे एट लो प्रेशर, याद किया रहना किस प्रेशर की बात कर रहा है, लो प्रेशर पे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। अगर यही हाई प्रेशर होता, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। ऐसा क्यों होता है, बोल रहा है ऐसा इसलिए होता है एट लो प्रेशर द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। अगर हम लोग बात करें कि लो प्रेशर जब होता है तो रेट जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो प्रोपोर्शनल होती है टू द सरफेस कवरेज के, कितना सरफेस एरिया कवर हो रहा है, एंड वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। वाइल एट हाई प्रेशर इट फॉलोज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ड्यू टू द कंप्लीट कवरेज ऑफ द सरफेस एरिया। ओके, तो जो हमारा 6 होगा इसका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज एरिया की, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना सरफेस रेट, जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सरफेस एरिया कितना कवर कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेजी से होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है उसका रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया है कुछ, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 m, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट क्या हो जाएगा। पहले ये बताओ कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, ये जो है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का दिया गया है के कांस्टेंट, बताओ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। ये जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। बताया था ना कैसे पता करते हैं, जब किसी का यूनिट दिया हो कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का, तो उसमें लीटर जोड़ दो, तो लीटर हम लोग जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी लीटर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो लीटर का लीटर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जा रहा है। ठीक है, लीटर के लिए तो जीरो जब आता है तो जान जानते हैं किसके लिए, वो जीरो ऑर्डर के लिए। तो हम लोग जान गए, इतना हो गया। हम लोग जानते हैं जो रेट होती है जीरो ऑर्डर की, रेट जो होती है इज इक्वल टू के होता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इतना हम लोग पढ़े थे। तो रेट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, उसका कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इधर चला गया। रेट को हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, तो अब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी हो गया। देखो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी, यहाँ से रख के वैल्यू निकाल लेना, देखो आ गया वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको अच्छे से तैयार करना। देखो 2013 में आया, कैसे करना है, बोला है कि फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 3। मान लो ए और बी दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे थे, ए और बी, ठीक है, कुछ बन रहा होगा सी, तो बोल रहा है कि जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है 2 है, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 3। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी अगर डबल कर दें तो रेट विल बी इंक्रीज बाई कितना फैक्ट होगा। शुरू में हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ए है, यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इतना था, और बी के 3 पे है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बोला है कि क्या किया है, बोला कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी डबल कर दो, देखो ए और बी का डबल कर दो तो रेट क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूछा हूँ कि डैश लगा दिया हूँ इसलिए कि नया रेट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो नया रेट क्या होगा, इसको देखो सॉल्व किया है, यहाँ पे सॉल्व करके कुछ इतना आया है, तो सोचो आर डैश इक्वल टू इतना आया है, और ये स्क्वायर बी स्क्वायर के इधर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आर, तो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, तो 16 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो 8 नंबर का जो आंसर होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, ये 16 हो जाना चाहिए। देख एक बार देख लेना इसको कौन सा होना चाहिए, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 दूना 832, 32 होगा, सॉरी इसको अच्छे से कैलकुलेट करना, नहीं तो सब मेहनत में पानी फिर जाएगा। ठीक है, 32 हो जाना चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 32 नंबर। ठीक है, मेथड देखो वही है, अगर थोड़ा सा गलती करोगे तो कैलकुलेशन गलत आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, इसको सही कर देना। यहाँ पे देखो कितना होना चाहिए 32, ठीक है, यहाँ पे 32 कर लेना। क्यों 32 कैसे आया, देखो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पे 2 पे क्यूब है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये वाला रिएक्शन देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ ए रिएक्शन ए प्लस बी, एक प्रोडक्ट दे रहा है, रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि रेट क्या हो जा रहा है हमारा, डबल हो जा रहा है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर रहे हैं। देखो पहले किसी का रेट लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं जनरली। ठीक है, अब क्वेश्चन लगा रहे हैं कि बोला है कि रेट डबल हो जा रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल करें, मीन्स ए पे कोई प्रभाव, ए का कंसंट्रेशन चेंज होने से कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, उसको हम लोग ऐसे ही रहने दिए हैं। और फिर बोला है कि रेट इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 8 टाइम्स वन कंसंट्रेशन ऑफ
ए और बी दोनों को डबल करते हैं तो इतना हो जा रहा है। तो बताना है रेट लाग क्या होगा। तो मीन्स हमको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगा। तो देखो इन दोनों को ऐसे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का। सोचो ये कट गया तो 1/4 आ गया ये, ठीक है, और ये वैल्यू भी कट जाएगी, ठीक है। तो देखो अब क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ गया है इज इक्वल टू ए है यहाँ पे, और ये ए कट आएगा तो 1/2 पे यहाँ पे कितना है एक्स है, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 को मैं ऐसे और लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 1/2 है, इधर 1/2 तो कट आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है, तो बाकी वैल्यू रख के निकाल लोगे तो एक्स की जो वैल्यू आई है 2 आई, मीन्स ए पे 2 आ गया है, ठीक है, ए पे 2 आया है। तो यहाँ पे रख देना, इस वाले में यहाँ रख दो। देखो एक्स की वैल्यू हमको पता चल गया, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो बाकी सबका वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। बी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, बी का वैल्यू मीन्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल के तुम लोग कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं वैसे देखो एक तो पता चल गया, तो आंसर हमारा ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। अब बी का वैल्यू तुम लोग बताना, वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा तुम लोगों के ऊपर भी छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग भी कुछ मेहनत करो, ठीक है, और कैलकुलेट करोगे तभी तो बता पाओगे, ठीक। बाकी देखो ऑर्गेनिक अभी मैं कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, ऑर्गेनिक मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है और वही छूट रहा है, और उसको मैं सोचा हूँ कि क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। इसका जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका मैं कॉन्सेप्ट तुम लोग को दे दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। उसमें मैं सोचा हूँ कि मैं उसका क्वेश्चन लूँगा और फिर एक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म, ठीक है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऐसे करा के पूरा खत्म करूँगा ताकि थोड़ा जल्दी भी हो जाए और अच्छे से तैयार हो, ठीक है। इसमें क्या होता है न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें होती हैं, कई अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस करता है तो चीज़ें पूरा चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमको मतलब पहले से थोड़ा फार्मूला बताना पड़ता है, फिर इसका हमको क्या करना पड़ रहा है, क्वेश्चन देना पड़ रहा है, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मैं दोनों का क्या करूँगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एक साथ लेकर करा दूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, 15 दिन में 10-12 दिन में खत्म हो जाएंगे दोनों, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इस मीन्स कौन सा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंटली, ये सही हम लोग जानते हैं। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर इज ऑलवेज होल नंबर, ये गलत है। हम लोग पढ़े थे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो कैसे हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। यूनिट रेट कांस्टेंट, देखो बोला कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बताओ कैसे पहचानोगे। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, तो वहाँ से निकाल लो, या ऐसे चेक कर सकते हो ना, यहाँ पे बोला था कि एल से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे अब जीरो लाना है, जहाँ पे जीरो हो जाएगा हमारा होगा। सोचो यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे एल पे क्यूब आ जा रहा है, यहाँ पे L2 आ जा रहा है, मीन्स ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये हमारा क्या हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर कौन सा जाएगा, ये ट्रिक है लगाने का, ठीक है। ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A + B गिव्स आउट C + D, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे हमको रेट ला क्या होगा। देखो ए भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है हमको, मान लो कि जैसे हम लोग पढ़ते थे ना रेट इज इक्वल टू A, ठीक है, और B, ठीक है, यहाँ पे x और y यही बताना है हमको, ठीक है, x और y क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि a को अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें, ठीक है, यदि a का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, a की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो कि ये चेंज नहीं हो रहा है, अगर कोई हम लोग चेंजिंग की कर रहे हैं इस वाले में रेट ला में, तो a का कंसंट्रेशन चेंज करने से, ठीक है, रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मीन्स क्या है इसका मतलब है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यही तो हुआ। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि देखो कहाँ पे, पहले अगर मैं इसके लिए बात करूँ ए के लिए बात करूँ, ठीक है, तो सोचो कि बी का जो वैल्यू है, बी के लिए वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू कांस्टेंट है फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कांस्टेंट है इस वाले में, ठीक है। तो मैं अब लूँगा ए के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो मैं बोलूँगा कि ए के लिए मैं अगर फर्स्ट से 4 में जा रहा हूँ तो देखो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 4 से, मीन्स यदि हम ए का कंसंट्रेशन 4 गुना कर रहे हैं तो रेट कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पे 1 होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। सोचो
यहाँ पे मैं इसको 4 गुना किया तो ए भी 4 गुना हो गया। मीन्स यदि हम लोग कंसंट्रेशन को 4 गुना कर रहे हैं तो रेट भी 4 गुना हो जा रहा है। मीन्स क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ की पावर कुछ नहीं है। ऐसा ही तो हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ए को कांस्टेंट रखेंगे। ए कहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ से जब ए यहाँ पे जा रहा है, जब ए यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब ए यहाँ से यहाँ पे जाने पे कांस्टेंट है, तो हम लोग यहीं से यहाँ पे चेक करेंगे, बी की वैल्यू चेंज कराते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे जाने पे बी की वैल्यू डबल कर रहे हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू डबल किए, तो रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, रेट की वैल्यू कितनी बढ़ी, देखो ये 4 गुना बढ़ रहा है। मीन्स सोचो यदि मैं इसको कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये 4 गुना कब होगा। सोचो आर था और यहाँ पे बी को मैं वाई मानता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। सोचो इसको मैं डबल कर दिया, पहले बी था इतना, अब ये कितना हो जाएगा, आर डैश में बोलूँ, और यहाँ पे 2b, ये कितना हो जा रहा है, देखो ये कितना किया मैं, 4b किया, ये मैं 2b किया, सॉरी यहाँ पे डबल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं 2b कर रहा हूँ और ये कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ये 4r हो जा रहा है। तो y की वैल्यू बताओ, सोचो ये काट दो, ठीक है, ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है। तो आ गया कितना, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 पे y। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 पे 2, तो ये कट गया तो y इक्वल टू 2 आ गया। देखो मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लेता, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी देखना ये 4 है ना, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, सोचो इस पर मैं कितना लिख दूँ, 2 लिख दोगे तभी तो 4 आएगा ये, तो इसलिए यहाँ पे 2 होगा। सोचो ये 4 कब आएगा, जब 2 के ऊपर 2 लिखेंगे तभी तो आएगा, तो यही आंसर 2 जाता है। तो a और b की पावर 2, तो हमारा जो रेट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाना चाहिए, 12 का। 30 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम करना है, इसको कर लेना, शुरू में करके अच्छा बता देता हूँ, ठीक है। बोला है कि ए और बी दिया है प्रोडक्ट, ठीक है। ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल्ड, एंड ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज नो चेंज बाई ए देयर इज चेंज ऑफ फैक्टर ऑफ 8 इन द रेट ऑफ रिएक्शन। सोचो बोल रहा है कि यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को ओनली, तो रेट कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डबल कर रहे हो तो ये भी डबल हो जा रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, मीन्स ए की पावर 1 होगा कोई, तो कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, ये वाला हो सकता है और ये वाला। लेकिन ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए और बी का, तो सोचो ये कितना हो जा रहा है, टोटल 8 हो जा रहा है रेट। मीन्स इसके तो करने पे तो डबल ही सिर्फ हो रहा था, और इसके करने पे देखो इसको डबल किए तो 8 हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे भी हमको ये क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। ये ऐसे लगा सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वैसे ही सेम है, इसको तुम लोग लगा के इसका कमेंट करना। 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके है, रेट कांस्टेंट के। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कब होता है, जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होता था ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ कांस्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके इक्वल होता है, मीन्स इस पे डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। तो 15 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 2a से b प्लस c में गया, इट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ए। बोल रहा है कि इट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जो दिया गया है रिएक्शन ये जीरो ऑर्डर कब होगा बताओ। रेट जो है प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन के, नहीं होता है, ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का हो गया, ये सेकंड का हो गया, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए का कोई भी कंसंट्रेशन का डालो, रेट में कोई चेंजिंग ना आए, तो यही सही, मीन्स वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा बी सही होना चाहिए। इसको देखे रेट रिमेन्स, यहाँ पे द रेट रिमेन्स, सॉरी द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम, यहाँ पे बोला कि द रेट रिमेन्स अनचेंज एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। यहाँ पे बी और सी के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया, रिएक्टेंट की हम लोग बात करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, ये गलत हो गया, तो 16 का हमारा कौन सा होना चाहिए, बी। 17 का देखते हैं, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट के इक्वल टू दिया गया व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, देखो इसका ट्रिपल कर दे रहा है, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो इनिशियल रेट क्या हो जाएगा, तो इनिशियल रेट की वैल्यू क्या हो जा रही है ये बताना है, ये बताना, ठीक है। बोला कि इन्हें सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू के और ए स्क्वायर दिया है बी, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, इनिशियल रेट वुड बिकम, कितना टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट, ठीक है। तो सोचो कितना टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, इसको 3 टाइम्स करें तो 3 का 9 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे आर जो है इस पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है, ए स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, इसको 3a कर दिए, ठीक है। तो बताओ आर कितना हो गया, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9a स्क्वायर, और यहाँ पे आर हो गया, ठीक है। तो देखो 9 आर हो गया, ठीक है, आर डैश इक्वल टू, तो 9 टाइम्स हो गया ना। तो ऐसे लगाना होगा जल्दी जल्दी, थोड़ा सा इसको तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 ने बोला है कि रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, फर्स्ट ऑर्डर के की वैल्यू दे दिया है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू इतना, मीन्स देखो रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ पे चला गया। देखो ये जो फार्मूला है, यहाँ पे दो टाइप का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और ये हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये क्या हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा है, ठीक है, रिएक्शन के बाद। ये देखो शुरू का रिएक्शन का हमारा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन था, और कितना ये बचा है वो है। ऐसे यहाँ पे देखो ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया जो ये वाला था, ठीक है, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये क्या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये वाला फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, बोला है क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.4 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू इतना, मीन्स हमारा रिएक्टेंट इतना से इतना बचा है, तो इसलिए इस फार्मूले को लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। इसका लगा के कमेंट करना, ठीक है। ये सब मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ताकि थोड़ा देखो वीडियो 26 मिनट का ऐसे हो गया, लेंदी हो जाएगा, अभी क्वेश्चन और इतना ही है लगभग, ठीक है। ऐसे इसको भी देखो यहाँ पे मैं बता ही दे दूँ, बोला था कि द इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू के दिया है, ठीक है, टाइम जो रिक्वायर्ड हो रहा है तो टाइम बताना है कितना होगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, यहाँ पे 99% कंप्लीट हो जा रहा है, मीन्स 99% प्रोडक्ट हमारा बन जा रहा है। तो एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 99 लिखेंगे, ए की वैल्यू 100 लिखेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर भी आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ, देखो PYQ कितना रिपीट होते हैं, यहाँ पे देखो 19 में आया था, सेम वैसे ही लगभग, ये क्या है थोड़ा सा चेंजिंग बस किया है, ये 20 में आया, ठीक है, ये 17 में आया, और ये 11 में आया, ये सब एक ही जैसे हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखना जैसे बोला था कि हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, टी हाफ हमको दे दिया है, ठीक है, टी हाफ दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि वैल्यू निकाल लेंगे। अब बोला कि टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कितना होगा अगर यहाँ से वैल्यू फॉल करके यहाँ पे पहुँच जाए। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फॉल फ्रॉम इतना टू इतना, तो पहले तो फार्मूला ऊपर वाला ये वाला लगाओगे, पहले टाइम निकाल लोगे वहाँ से, टी हाफ निकाल, टी हाफ दिया है यहाँ पे हमको, के निकालेंगे, के निकालेंगे तो वहाँ पे ला के देखो यहाँ पे रख देंगे के, और टी निकाल लेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज कर लेंगे, वही बोला है। ऐसे देखो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट टी हाफ निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बोला है, हाफ लाइफ पीरियड दे दिया है, यहाँ पे बोला है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, तो हम लोग जानते हैं के इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े थे, के इक्वल टू पढ़े थे ना 0.693 अपॉन टी, तो इस वाले फार्मूले से हम लोग निकाल देंगे आंसर, टी हाफ यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। और ये वाला फार्मूला भी ऐसे ही लगा के इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बीच में करेक्ट डिफरेंस क्या होता है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये गलत है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक है, उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है इनिशियल, तो ये गलत हो गया। हाफ लाइफ देखो कब आया था 2018 में क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, और हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए, तो ये ज़्यादा सही है कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है वो डिपेंड तो नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन सेकंड ऑर्डर का जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 21 का जो है हमारा आंसर बी हो जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटालाइज्ड, ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटालाइज्ड, ये गलत है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रेट ये सही है। द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, ये तो गलत है, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल स्क्वायर का डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, तो ये तो गलत हो गया। ये भी बोला है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग डबल कर रहे हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो पहले ये बताओ कि जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, उस पर डिपेंड ही नहीं करता, उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो भी डबल हो जाएगा। तो आंसर 22 का हमारा जो होना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। 23 का देखते हैं, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल्ड, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन ए रिएक्शन, इट्स हाफ लाइफ पीरियड नॉट अफेक्टेड, और उसका हाफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा। हम लोग जानते हैं टी हाफ किसका था, जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है वो डिपेंड नहीं करता, मीन्स यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा हो जाएगा आंसर। 24 है, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर, 75% कंप्लीट इन 4 आवर। तो बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कोई 100% है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 50% खत्म हो गया, इसका 50 का 25%, और यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ तो 75% खर्च हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखा 2, तो यहाँ से यहाँ पे 2, यदि इक्वल टाइम लग रहा है मीन्स वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ पीरियड होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। 26 दिया क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जो वैल्यू दी है वो 0 दिया है, एंड द रेट कांस्टेंट की वैल्यू आर की वैल्यू कुछ इतना दिया है। द रेट कांस्टेंट एट 0 केल्विन टेम्परेचर विल बी। देखो तो हमको के की वैल्यू बताना है, के की वैल्यू कितनी आएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू एट 0 केल्विन टेम्परेचर। पहले तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये वैल्यू 0 हो गया, जब 0 में हम लोग किसी से डिवाइड करते हैं तो पूरी वैल्यू 0 आती है, तो 0 हो गई। तो के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, चेंज नहीं होगा, जो था वही आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल सकते थे ये कांस्टेंट होता था हमारा, तो वैल्यू वही आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो 26 का जो आंसर हो जाना चाहिए था हमारा वो कौन सा हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो बी हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, के की जो वैल्यू थी वही आएगी, ठीक है। 27 नंबर है, और देखो 2016 में क्वेश्चन आया था। द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग जानते हैं कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है कि कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये कब आया था, 2015 में। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। बताओ, हम लोग ग्राफ पढ़ते थे ना एक्टिवेशन एनर्जी, किसके किसके बीच में पढ़ते थे, फार्मूला पढ़ो तो के इक्वल टू ए हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया एल एन इज इक्वल टू होता था ए माइनस ए बाई आर टी। यहाँ पे 16 सही लिखा नहीं है, ऐसे लिख दो एल एन के इज इक्वल टू ए माइनस ई ए बान आर टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा एम एक्स हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। और देखो ये इंटरसेप्ट होगा, ये इंटरसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। और देखो किसके किसके बीच में, 1/t के बीच में, ये हमारा स्लोप हो गया, ये बाई आर, याद कर लेना, ये बाई आर माइनस में हमारा स्लोप है, तो स्लोप कौन हो गया, ये हमारा माइनस ये बाई आर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्लोप हो गया। किसके किसके बीच में ग्राफ है, एल एन के वर्सेज 1/t, तो ए हमारा आंसर से होना चाहिए, आंसर कौन सा होना चाहिए, ए। 29 नंबर का देखो, इसका हम लोग पढ़े थे ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम लोग पढ़े थे ना कि ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। ओके, यहाँ पे बोल दिया कि रेट कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है, ये थ्योरी में भी दिया है कि डबल हो जाता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना देन रेट क्या होगा, हम लोग जानते हैं रेट इज इक्वल टू पढ़े थे, ठीक है। तो मान लो कि R1 R2 अपन R1 कर लेते हैं, और R2 अपन R1, और यहाँ पे होता है म्यू अपन डेल्टा T/10, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि R2 की वैल्यू कितनी होगी, मान लो रेट पहले R था, तो म्यू हम लोग कितना बोला कि 2 टाइम्स हो जा रहा है, बोला कि जो कितना टाइम्स हो जा रहा है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, रेट इज डबल हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 10 से 10 मतलब 100 हो जा रहा है, 10 से 100 कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे कितना आएगा 90/10, तो काट दो। तो इसका वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कितना आएगा, 512 आ जाएगा। 2 पेनों कितना होता है, लगभग 512 शायद ही होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रेट ऑफ द रिएक्शन दिया गया है इज गिवन बाय द इक्वेशन रेट, यहाँ पे दिया गया KNO2Cl2, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। बताओ, जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है के की वैल्यू वो इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बताओ, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा आंसर होगा, ये बताओ। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी, किसी के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, नहीं करती थी। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इसका भी बढ़ा रहे हैं, हाँ, डूइंग ऑल दिस, तो ये भी गलत हो गया। हम लोग जानते थे जो के की वैल्यू थी किस पे डिपेंड करती थी, हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, कैटालिस्ट पे डिपेंड करती थी, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
लिखा है कि हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी या लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो फर्स्ट हो जाएगा। 32 का एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी रिएक्शन की, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, इवेल्युएटिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 32 जो 32 का जो आंसर दिया है वो पहला दिया है इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं रेट कांस्टेंट को एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। कैसे, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, ln K2 अपान K1, और ये अपान ये पढ़े थे ना, यहाँ पे R था और यहाँ पे 1/T2 माइनस 1/T1। तो बोला है, देखो बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन का इवेल्युएट कैसे करते हैं, इवेल्युएटिंग कैसे करते हैं, डिटरमाइंड बाई इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे। देखो ये इवेल्युएट करते हैं रेट कांस्टेंट को एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, इसलिए हमारा कौन सा सही हो गया 1। 33 का देखो कौन सा होगा, बाई द एक्शन ऑफ एंजाइम, बाई द एक्शन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बताओ जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 टाइप का ऑप्शन कौन कौन सा है, डज नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, आइदर ए बोला या तो सी, ये तो गलत होगा नहीं। अब इसी में से होगा या दोनों हो सकता था, हम लोग जानते हैं, लेकिन एंजाइम जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग मानेंगे कि मोस्टली क्या वो बढ़ा देगी। ठीक है, पॉजिटिव में सोचेंगे यहाँ पे। वैसे क्या करता है वो बढ़ाता भी है और घटाता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट रहेगा तो बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट रहेगा तो घटाएगा। एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, यदि हम लोग क्या कर रहा है कि एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो ये कब आया था 2020 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, तो सोचो कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है रिएक्टेंट का तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे उतना ज़्यादा कोलिजन करेंगे। ठीक है, मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वही बोला कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड टू चेंज इन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। 35 नंबर क्वेश्चन है, ए स्लोप ऑफ आर्हीनियस ln K वर्सेज 1/T ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतना दिया गया है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू दी है। स्लोप क्या होता था आर्हीनियस कांस्टेंट के लिए, हम लोग पढ़े थे -E/R होता था, और उसकी वैल्यू कितना दिया है -5/10⁻³ होता है। ठीक है, तो बोला है कि ई की वैल्यू क्या होगी, देखो ई की वैल्यू क्या होगी, आर से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बस वही हमारी ई की वैल्यू हो जाएगी, आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे, -5/10⁻³ यहाँ पे 3, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करके बता देना कौन सा आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा बताना है कि द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन, यहाँ पे दिया है वाई और एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, तो ठीक है, तो बताओ कौन सा सही होगा। बोला है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा कब, जब वाई जो एक्सिस है ये कंसंट्रेशन को बताए और एक्स क्या है टाइम, ऐसे बोल रहा है कि ये हमारा क्या हो, कंसंट्रेशन हो, ये टाइम हो, टाइम के साथ कंसंट्रेशन का रिएक्शन बता रहा है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है टाइम के साथ, ये गलत है, कंसंट्रेशन जो होता है टाइम के साथ कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो पहले तो गलत होगा ही नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल रहा है कि वाई कंसंट्रेशन है एक्स टाइम में भी गलत हो गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो सकता है, ये बोल रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है कब, जब वाई क्या हमारा रेट हो, वाई एक्सिस हमारा रेट हो और एक्स क्या हो यहाँ पे कंसंट्रेशन हो, मीन्स कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो रेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो सही है, रेट जो होती है नहीं बढ़ती है। हम लोग जानते हैं कि जो रेट होती है फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। एंड फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है उसकी टी हाफ, और ये वाई हो सकता है, सही बात है, और ये भी, तो सी हो गया हमारा। हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो टी हाफ होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है उसका रेट। लास्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, ये वाला होमवर्क है, इसको तुम लोग करके इसका आंसर बताना। ठीक है, और देखो ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ठीक, और वहाँ से ये ले लेना, अच्छे से सॉल्व करना है। देखो 2 क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजी मतलब चैप्टर है, बहुत अब इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ईजी आ रहे हैं, तो यार अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
थैंक यू।